अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम एक नया यूनिट उठाएंगे मैट्रिक क्लास का, जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। राइट, तो चैप्टर नंबर 9 है। जो ट्रिग्नोमेट्री पहला जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री था वो हमने कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर नंबर 8 ये उसी का एक पोर्शन है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो चैप्टर नंबर 9 है आप लोग की बुक पे। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली इन 16 क्वेश्चंस में से आता है। राइट, तो कुछ पहले कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर कुछ फॉर्मूलाज, एक दो फॉर्मूलाज इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो सारे कंसेप्ट जो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, जो सारे फॉर्मूला जो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं वो यहाँ पे यूज होने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। राइट, एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है? व्हेन यू सी एन ऑब्जेक्ट अबव यू, there is an angle of elevation between the horizontal and your line of sight to the object। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब आप कोई ऑब्जेक्ट उसकी तरफ नजर डालते हो ऊपर की तरफ। राइट, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो एक लाइन बनती है बिटवीन योर आईज एंड बिटवीन योर लाइन ऑफ साइट टू दैट ऑब्जेक्ट, तो जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं ऐसे, ये देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है। सपोज ऑब्जेक्ट सी है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सी ऊपर है। राइट, तो नीचे यहाँ पे पॉइंट ए है, लेकिन ए की जगह मैं ऑब्जर्वर लेता हूँ। राइट, यानी कि अपने आप को रख के देखो यहाँ पे ए की जगह पे। यहाँ तक क्लियर? तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है सी, ये ऑब्जर्वर है ए, और ये जो ए बी है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। राइट, जब ए ने सी की तरफ देखा, जब ए ने सी की तरफ देखा तो जो लाइन ऑफ साइट बनी ए सी। राइट, ये जो एंगल बना रही है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, यानी कि ए बी के साथ, इसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ए ऑब्जर्वर था, इसने ऑब्जेक्ट की तरफ देखा, यानी कि सी की तरफ देखा, तो ये ए सी क्या बना, ये लाइन ऑफ साइट बनी। इसने एंगल किसके साथ बनाया? ए बी के साथ, ये जो यहाँ पे थीटा है। राइट, तो इसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। यहां तक क्लियर? तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कौन सा अब आया? दैट इज थीटा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑब्जर्वर ने ऑब्जेक्ट सी की तरफ देखा, ए सी, ये लाइन ऑफ साइट बनी, इसने एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि ए बी के साथ एंगल बनाया, तो इसी थीटा को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देखना, नीचे से ऊपर की तरफ देखना, जो आप लोगों के यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ फिर एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइड के साथ, तो उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। सिंपल, जो एंगल ऊपर की तरफ बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ बनेगा, तो उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल बिटवीन ए हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड द लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। बिल्कुल यही है, लेकिन ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन था ये ऊपर की तरफ बना। अब जो नीचे की तरफ अगर एंगल बनेगा तो उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो, एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, यहाँ पे पी की जगह मैंने ऑब्जर्वर लिया। राइट, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने कौन सी ली? यहाँ पे पी क्यू। तो इस ऑब्जर्वर ने नीचे एक ऑब्जेक्ट था आर, उसने नीचे की तरफ देखा, तो फिर जो पी आर यानी कि लाइन ऑफ साइट, उसने एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, दैट इज पी क्यू के साथ, तो उसी एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये थीटा है, इसी को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बनता है। जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जब वही ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देखेगा लेकिन एज पर हॉरिजॉन्टल लाइन, विद बेस एज हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। कुछ और एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखो, यहाँ पे ये ट्री है। राइट, तो यहाँ पे एक ए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक पर्सन है। ए यहाँ पे एक पर्सन है, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाई है। तो ए ने ऊपर की तरफ देखा, ट्री के टॉप की तरफ देखा। राइट, तो जो एंगल बना x डिग्रीज, ये किसके साथ बना? दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन AC के साथ, यानी ग्राउंड के साथ।
तो इसी x डिग्रीज को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ये किसके काम आता है, ये हाइट निकालने के काम आता है, राइट। यानी कि फॉर एग्जांपल जो स्टार्स एंड सन मून, ये इनकी जो हाइट होती है ना, बोलते हैं कि सन इतना दूर है जमीन से, मून जो इतना दूर है जमीन से, बहुत मतलब ये डिस्टेंस उन्होंने फाइंड आउट कैसे किए, बिल्कुल यही यूज करके, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। तो उसके बाद ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये एक पर्सन है, राइट, ये यहाँ पे एक पर्सन है, तो उसने ये बेस लाइन है, इस पर्सन ने ऊपर की तरफ देखा, राइट। तो ये जो ये वाला एंगल है, सपोज ये 40 डिग्री में यहाँ पे ले रहा हूं, तो इस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। और अब क्या होता है, अब यहाँ पे एरोप्लेन था, एरोप्लेन ने नीचे की तरफ, एरोप्लेन में जो बंदा है उसने नीचे की तरफ इस वाले बंदे की तरफ नजर डाली, राइट। एरोप्लेन में एक बंदा है, उस बंदे ने इस नीचे वाले जो पर्सन है उसकी तरफ देखा, तो जो यहाँ पे एंगल बना ये 40 डिग्री सपोज मैं ले रहा हूं, तो इसी को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, राइट। अगेन और एक एग्जांपल, इस एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हो, सपोज ये टावर है, राइट, ये टावर है यहाँ पे, तो अब क्या कर रहा है ये, यहाँ पे एक पर्सन है, सपोज यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे पर्सन की जगह मैं सपोज ए लेता हूं, राइट। ये एक पर्सन है यहाँ पे, सपोज पर्सन ए, इसने ऊपर की तरफ देखा, टावर के टॉप की तरफ देखा, तो ये जो ये वाला एंगल है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब टावर पे एक बंदा बैठा है, राइट, सपोज पर्सन बी है यहाँ पे, तो टावर पे एक बंदा बैठा है, उसने क्या किया, उसने नीचे की तरफ देखा, ए की तरफ देखा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट। तो ये जो ये वाला एंगल है, तो इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स, कुछ बेसिक एग्जांपल्स थी, तो आई होप कि आप लोग के समझ में आ चुका होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन किससे हम बोलते हैं, राइट। तो अब एक इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट, ये एक्चुअली में कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस एक ट्रिक है क्वेश्चन को करने के लिए, राइट। कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे मतलब जो आप लोग कंसेप्ट पढ़े हैं वही कंसेप्ट इसमें यूज होंगे इस यूनिट में, लेकिन ये दो फॉर्मूलाज मैंने खुद की बनाई है, राइट। तो इस मैंने खुद मतलब पहचाना कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इनको थोड़ा मेमोराइज कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन में आप लोग यूज कर सकते हो, आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगी उसमें हम परपेंडिकुलर साइड कौन सा साइड होता है, तो मैंने बताया था परपेंडिकुलर साइड इज दैट साइड विच इज अपोजिट टू गिवन एंगल। अगर गिवन एंगल होगा उसके अपोजिट में जो साइड होता है वही परपेंडिकुलर साइड होता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे व्हेन साइड परपेंडिकुलर विल बी एब्सेंट, इसका मतलब है जब परपेंडिकुलर साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल में गिवन नहीं होगा। जब परपेंडिकुलर साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल में गिवन नहीं होगा, मेरी बात समझ में आ रही है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन होगा लेकिन परपेंडिकुलर साइड वो एब्सेंट होगा, यानी कि वो गिवन नहीं होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तब आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखनी है, रिक्वायर्ड साइड डिवाइड बाय गिवन साइड इज इक्वल टू सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रिक्वायर्ड साइड डिवाइड बाय गिवन साइड इज इक्वल टू सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब क्या है रिक्वायर्ड साइड, रिक्वायर्ड साइड में ये मैं क्वेश्चन में फिर बाद में समझाता हूं। रिक्वायर्ड साइड मीन्स जो साइड हमें निकालना होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में, डिवाइड बाय गिवन साइड, तो कोई गिवन साइड होगा क्वेश्चन में उसको डिवाइड करना है, तो रिक्वायर्ड साइड डिवाइड बाय गिवन साइड ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएगा, इसी को इक्वल टू में लिखना है विथ सूटेबल एंगल के साथ। क्वेश्चन में मैं समझाता हूं, लेकिन फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, रिक्वायर्ड साइड डिवाइड बाय गिवन साइड इज इक्वल टू सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करनी है, व्हेन परपेंडिकुलर साइड विल बी एब्सेंट, जब परपेंडिकुलर साइड गिवन नहीं होगा। उसके बाद दूसरा, अब इसका अपोजिट, व्हेन साइड परपेंडिकुलर विल बी गिवन, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर साइड होगा, यानी कि अगर बेस भी होगा परपेंडिकुलर भी होगा, मतलब या फिर अगर हाइपोटेन्यूज होगा परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो अगर परपेंडिकुलर साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल में गिवन होगा तब कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, इसका उल्टा, गिवन साइड डिवाइड बाय रिक्वायर्ड साइड इज इक्वल टू सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि जो गिवन साइड है उसको अब डिवाइड करना है रिक्वायर्ड साइड से, जो हमें निकालना होगा एक साइड, इज इक्वल टू सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये दोनों साइड्स कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे, मीन साइन बनाएंगे, कॉस बनाएंगे, टैन बनाएंगे, कोसेक बनाएंगे, सेक बनाएंगे या कॉट बनाएंगे, राइट। तो ये दो फॉर्मूलाज याद रखना है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं इस पे, मतलब आप लोग कैसे इसको यूज कर सकते हो। सपोज मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, सपोज राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी,
ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, राइट एंगल एट बी, यहां तक क्लियर। तो मैं क्या करता हूं, मैं सपोज BC लेता हूं 20 सेंटीमीटर, यहां तक क्लियर। और जो ये एंगल C है, एंगल C मैं लेता हूं 60 डिग्री। तो अब आप लोग को यहां पे याद रखना है, पहले ही रिकॉग्नाइज करना है, यहां पे एंगल C अगर गिवन है, अगर एंगल C गिवन है तो परपेंडिकुलर साइड कौन सा साइड फिर होगा, द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल। तो फिर परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, AB, ये परपेंडिकुलर बनेगा, AB फिर परपेंडिकुलर बनेगा तो बेस BC बनेगी, क्योंकि अभी हमें अभी तक राइट एंगल ट्रायंगल में पता नहीं चलता था कि बेस कौन होती थी और परपेंडिकुलर कौन होता था, राइट। लेकिन जब हमारे पास गिवन एंगल होता है तो उसी से हम देखते हैं परपेंडिकुलर कौन होता है और बेस कौन होती है। तो गिवन साइड गिवन एंगल कौन सा था, एंगल C, उसके अपोजिट में कौन सा साइड है, AB, तो यही परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर साइड अब कौन सा होता है, द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल। तो AB परपेंडिकुलर है। अब हमें देखना है कि आप परपेंडिकुलर गिवन है कि नहीं है, नहीं, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर गिवन ही नहीं है, लेकिन बेस गिवन है। बेस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे एब्सेंट है। अब कौन सी फॉर्मूला फिर हमें यहाँ पे यूज करनी है, रिक्वायर्ड साइड डिवाइड बाई गिवन साइड इज इक्वल टू सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अभी तक मैंने बताया भी नहीं है मुझे कौन सा साइड निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। फाइंड साइड AB इन द गिवन फिगर। इसी गिवन फिगर में हमें साइड AB निकालना है, यही AB हमें निकालना है, ये हमें बताना है ये AB किसके बराबर आएगा। यहां तक क्लियर। तो फॉर्मूला आप कौन सी यूज करनी है, रिक्वायर्ड साइड डिवाइड बाई गिवन साइड। रिक्वायर्ड साइड यानी कि जो हमें साइड निकालना होगा वो कौन सा है, AB, डिवाइड बाई गिवन साइड, और गिवन साइड कौन सा है, BC। तो AB डिवाइड बाई BC, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूं AB डिवाइड बाई BC। रिक्वायर्ड साइड था AB, यानी कि निकालना जो साइड था वो था AB डिवाइड बाई BC, BC था 20 सेंटीमीटर, राइट, इज इक्वल टू सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो AB कौन सा है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई BC कौन सा है, बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस वो क्या होता है, tan थीटा। लेकिन थीटा यहां पे कितना है, 60 डिग्री। तो फिर क्या आएगा, tan ऑफ 60 डिग्री। फिर से मैं बता रहा हूं, AB ये परपेंडिकुलर है, डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। AB डिवाइड बाई BC, AB इज परपेंडिकुलर और BC इज बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस वो क्या बनाता है, tan, लेकिन एंगल यहां पे कौन सा है, 60। तो फिर क्या आएगा, tan ऑफ 60। इसी का मतलब होता है कि रिक्वायर्ड साइड डिवाइड बाई गिवन साइड इज इक्वल टू सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कि रिक्वायर्ड साइड डिवाइड बाई गिवन साइड ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएगा विद सूटेबल एंगल, राइट। तो AB था परपेंडिकुलर और BC था बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस वो tan बनेगा और एंगल है यहाँ पे 60, तो tan ऑफ 60। अब बस वैल्यूज पुट करने, AB आ जाएगा इससे, ठीक है। AB डिवाइड बाई BC, BC कितना है 20 इज इक्वल tan ऑफ 60। tan ऑफ 60 आप लोग को वैल्यूज याद रखने हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने बताए थे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने बताया था उसमें जो सारे वैल्यूज है वो अब मेमोराइज करने हैं, वो अब यहाँ पे यूज होने वाले हैं, राइट। tan ऑफ 60 किसके बराबर होता है, √3, राइट। तो tan ऑफ 60 मैंने फिलहाल ऐसे ही लिखा, लेकिन जब मैं क्रॉस मल्टीपल करूंगा इस tan ऑफ 60 का डिवाइड कुछ नहीं है तो 1 डिवाइड में लिख सकते हैं। AB जब मल्टीपल होगा 1 के साथ तो AB बनेगा, वो 20 मल्टीपल हो जाएगा tan 60 के साथ तो 20 tan 60 बन जाएगा। तो AB का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 इंटू tan 60। tan 60 का वैल्यू क्या आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, √3। तो AB का वैल्यू क्या आया, 20 √3। बस ये क्वेश्चन था। इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं जो आने वाली एक्सरसाइज है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उस एक्सरसाइज का क्या बोलता है, राइट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन अगर आप लोग को ये दो फॉर्मूलाज याद रह गए होंगे, ये कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन बस ये एक ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 का, A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. क्वेश्चन समझने की कोशिश करना पहले, ठीक है। A circus artist is climbing a 20-meter long rope. एक सर्कस आर्टिस्ट है, उसके पास एक रोप है, राइट। रोप आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके पास एक रोप है, लेकिन उस रोप की जो लेंथ है, रस्सी है उसके पास, उसकी लेंथ है 20 मीटर। यानी कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, उसके पास एक रस्सी है, उस रस्सी की जो लेंथ है दैट इज 20 मीटर, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। उसको स्ट्रेच किया गया है एंड टाइड, फिर उसको बांधा जाता है, उस रस्सी को बांधा जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। उस रस्सी को बांधा जाता है एक पोल के टॉप के साथ, एक पोल के टॉप से लेके कहां तक, ग्राउंड तक।
तो जब हम एक रस्सी को बांधेंगे और हमें एंगल भी बनाना है तो वो तो वर्टिकल नीचे नहीं आएगा ना, वो कुछ एंगल बनाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर यही रोप वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री। मैं क्वेश्चन को ऐसे समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे एक पोल है, सपोज ये एक पोल है, राइट, और यहाँ पे ग्राउंड पे एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट लेता हूं मैं। तो जो पोल है, वर्टिकल पोल है, उसके टॉप से लेके एक रस्सी बांधी जाती है, कहां तक उसको लेके जाया जाता है, ग्राउंड पे। लेकिन ये जो रस्सी है इसकी लेंथ है 20 मीटर, और ये जो रस्सी है जो हमने बांधी टॉप पोल के साथ कहां तक, ग्राउंड तक, ये इस ग्राउंड पे एंगल बनाती है 30 डिग्री। आया समझ क्वेश्चन? लेकिन हमें यहाँ पे जो रोप है, रस्सी है, उसकी लेंथ तो पता है, लेकिन ये जो वर्टिकल पोल है उसकी लेंथ हमें पता नहीं है। तो कर लेंगे क्वेश्चन, राइट। तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाई है अब, क्योंकि क्वेश्चन मैंने समझाया है, यानी कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से हमें काम लेना होगा, ठीक है। तो मैंने एक ट्रायंगल ली है ABC। ये ट्रायंगल ऐसी ही नहीं बनी है, क्योंकि AB यहाँ पे मैंने पोल लिया है। AB एक वर्टिकल पोल है, राइट। उसका जो टॉप A है, उसका जो A टॉप है, वहां से रस्सी बांधी जाती है कहाँ तक, ग्राउंड तक। ग्राउंड में एक पॉइंट C है, C तक। तो जो AC है, AC हमारे पास अब क्या बनती है, रोप, विच इज 20 मीटर लॉन्ग, राइट। तो लेकिन ये जो रोप है ये ग्राउंड पे एंगल बनाती है। एंगल कितना बनाती है, 30 डिग्री, राइट। तो एंगल इसने बनाया 30 डिग्री, यहां तक क्लियर। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि जो AB है ये वर्टिकल पोल है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें इस पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है AB, हमें AB को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या आएगा। सबसे पहले मैंने लिया लेट AB बी द पोल एंड AC बी द रोप साइज दैट AC इज इक्वल 20 मीटर। तो AB मैंने पोल लिया और AC रोप ली, लेकिन ये जो रोप है इसकी लेंथ है 20 मीटर। तो अब आप लोगों को यहाँ पे ख्याल रखना, मैं अभी तक जो बात कर रहा था, सबसे पहले देखना है वर्टिकल, ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल अब बन रहा है, इसमें पहले हमें चेक करना है परपेंडिकुलर साइड गिवन है कि एब्सेंट है, राइट। तो परपेंडिकुलर साइड पहले रिकॉग्नाइज करना है, परपेंडिकुलर साइड कौन सा साइड है, BC है या AB है। तो एंगल कौन सा गिवन है, एंगल C ये गिवन है, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री वही से गिवन है। तो C के अकॉर्डिंग जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड कौन सा है, AB। तो यही क्या बनेगा हमारा, परपेंडिकुलर, क्योंकि द साइड अपोजिट गिवन एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर साइड। तो परपेंडिकुलर अब तो पता हमें चल गया AB है, राइट। तो AB अब हमें निकालना है यार, ये फिर AB गिवन है, AB तो पता ही नहीं है, ये निकालना है। फिर कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगी, रिक्वायर्ड साइड डिवाइड बाय गिवन साइड इज इक्वल टू सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कौन सी फॉर्मूला अब यूज होगी ऑल्सो एंगल ACB ये है 30 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ABC, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AB डिवाइड बाई AC। AB मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड साइड था, डिवाइड बाई गिवन साइड क्या है, AC। तो AB डिवाइड बाई AC, ये AB क्या है, परपेंडिकुलर, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। यहां तक क्लियर। तो BC है बेस, तो AB डिवाइड बाई AC। AB अब क्या है, परपेंडिकुलर, राइट, डिवाइड बाई AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। यहां तक क्लियर। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज वो किसके बराबर होता है, कोई बता सकता है? यस, आपके दिमाग में कंसेप्ट आया होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू साइन। लेकिन एंगल यहाँ पे कौन सा बन रहा है, 30 डिग्री। तो फिर क्या आएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री। यहां तक क्लियर। रिक्वायर्ड साइड डिवाइड बाय गिवन साइड इज इक्वल टू सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये दो साइड्स, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना रहा है, साइन। लेकिन एंगल क्या है, 30 डिग्री। अब बस वैल्यू सब पुट करने हैं, ए बी आ जाएगा वहां से। तो वैल्यूज पुट करेंगे ए बी डिवाइड बाई ए सी, राइट। तो ए बी तो पता नहीं है, डिवाइड बाई ए सी कितना है, 20 मीटर इज इक्वल टू साइन ऑफ 30। ये साइन ऑफ 30 ये वैल्यू कहां से आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आएगा।
जिस बारे में मैं बात कर चुका हूँ। आप लोग लास्ट मतलब यहाँ पे आप लोग चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे एक ना एक वीडियो होगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने ट्रिक्स भी बताई हैं कैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न कर सकते हो। तो साइन ऑफ 30 का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1/2। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ए बी ये पता नहीं है, डिवाइड बाई ए सी है 20 इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 का वैल्यू कितना आता है, 1/2। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, राइट। तो 2 को वहीं पे रखो, लेकिन 20 मल्टीपल हो जाएगा 1 के साथ, राइट। आसानी से हम मल्टीपल कर लेंगे। तो ए बी का वैल्यू क्या आता है, 20 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0। तो ए बी का वैल्यू क्या आया, 10 मीटर। तो ए बी अगर 10 मीटर आया तो ए बी क्या था, वर्टिकल पोल ही था ना। तो फिर हम क्या बता सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन था। बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं, एग्जाम में ऑलमोस्ट 7 मार्क्स का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। तो ये अच्छी बात होगी अगर आप लोग इस लेक्चर को समझ पाओगे, क्योंकि उतना टफ भी नहीं है और उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उस लेक्चर में और कोई क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है।